माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इस आर्टिकल को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा और इस मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसके बारे में हमने डिटेल अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, क्या है इस आर्टिकल की स्टेटमेंट? ठीक है, क्या है टॉपिक? वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स। तो इससे पहले जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो क्या था? हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग किस टाइप की थी? हॉरिजेंटल। लेकिन जो आज का हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें स्ट्रिंग किस टाइप की होगी? वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, वर्टिकल होगी स्ट्रिंग। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। डिस्कस द मोशन ऑफ ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity is lambda and is hung by one end and the other end is tied a particle of mass small m। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? एक ऐसी इलास्टिक डोरी की मोशन के बारे में डिस्कस करना है, गति के बारे में डिस्कस करना है जो किस टाइप की हो? वर्टिकल हो और जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी हो? L, और उसका इलास्टिसिटी मॉडल कितना हो? लैम्डा। और क्या करें? उसको एक सिरे से लटका दिया जाए। ठीक है, उसको एक सिरे से लटका दिया जाए, हंग बाई वन एंड, और दूसरे सिरे पर एक पार्टिकल बांध दिया जाए जिसका मास कितना है? स्मॉल m है। तो इसकी जो मोशन होगी इसके बारे में डिस्कस करिए आप। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, फुली इलास्टिक नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर मैं किसी इलास्टिक स्ट्रिंग को इस तरीके से लटकाता हूँ बिना पार्टिकल, तो देखो इसका डायग्राम इस टाइप का बनेगा। ये इसकी नेचुरल लेंथ है कितनी? L। नेचुरल लेंथ क्या है इसकी? L अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और उसके बाद अगर मैं इसके दूसरे सिरे पर एक पार्टिकल बांध दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाइडनर बांध रखा है इसके ऊपर, ये इसका एक सिरा फिक्स है। देखो आप, अगर इसके दूसरे सिरे पर मैं पार्टिकल बांधूंगा तो क्या होगा? 100% इसकी लेंथ इस पार्टिकल के वेट के कारण क्या होगी? पहले से ज़्यादा होगी। पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ तक है। देखो आप, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है किस चीज़ के कारण? इस वेट के कारण। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? सेकंड डायग्राम जो होगा वो इस टाइप का होगा। रस्सी यहाँ तक आ जाएगी, किस चीज़ के कारण? इस वेट के कारण। अब यहाँ पर देखो इसकी मोशन नहीं है, ये रुका हुआ है। वाइडनर जो है रुका हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, किस चीज़ के कारण 0 होगी? रस्सी में टेंशन होगा जिसको हम T0 दैट इज T0 लिख सकते हैं। और किस चीज़ के कारण टेंशन होगा? इसके वेट के कारण, इसके भार के कारण। वेट नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगा। ठीक है, बट इसकी वेलोसिटी नहीं होगी। आपके सामने देखो आप, वेलोसिटी कब करेगा ये? जब हम इसको और खींचें। देखो आप, मैंने इसको और खींच दिया और छोड़ दिया, तो जब इसको हम खींच के छोड़ेंगे तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ये। ठीक है, आपके सामने देखो आप, मैं क्योंकि थोड़ा हो सकता है कट रहा हो, मैं इसको मान लो ऊपर करूँ इस तरीके से, मैं इसको खींचूं और छोड़ूं तो ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो वो कह रहा है इस मोशन के बारे में डिस्कस करिए आप। ठीक है, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, पहला डायग्राम क्या होता है? ओनली नेचुरल लेंथ। दूसरा डायग्राम हम कौन सा बनाएंगे? जब उसके ऊपर एक वेट लगा दिया जाए, कितना? mg, पार्टिकल लगा दें जिसका मास कितना हो? m, और m इंटू जी क्या हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा। तो वेट के कारण उसकी लेंथ क्या होगी? पहले से बढ़ेगी। और तीसरा डायग्राम हम कौन सा बनाएंगे? जब उसको और खींचा जाए। तो जब उसको और खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा? उसकी मोशन होगी। और इसी मोशन के बारे में अपने को डिस्कस करना है और यही आज का आर्टिकल है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन लिखें।
हाँ, तो इस आर्टिकल का प्रूफ देखिए आप, इसका सॉल्यूशन। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट डायग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे ओ फिक्स, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग, अगर उसको लटकाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, और इसके ऊपर हम अकेली इलास्टिक स्ट्रिंग को लटका देते हैं और इसको लिख देते हैं ओ ए, और इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, एल। गिवन है आर्टिकल के अंदर कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ क्या है, एल, जिसकी स्वाभाविक लंबाई कितनी है, एल है। नेचुरल लेंथ का मतलब बिना टेंशन की लंबाई। ठीक है, तो अब ये प्लीज़ लिखते रहना साथ साथ, लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट। हम सपोज कर लेते हैं ओ एक फिक्स पॉइंट है। ओके, एंड लेट ओ ए इक्वल टू एल, ब्रैकेट के अंदर लिख देना आप, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, प्रत्यास्थ डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। ये फर्स्ट डायग्राम होगा। और सेकंड डायग्राम के अंदर मैंने क्या बताया था कि ए पर हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकल लगा देंगे जिसका मास कितना है, m। तो क्या होगा, जैसे इसके ऊपर पार्टिकल लगाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। क्यों, रस्सी कैसी है, इलास्टिक। तो हम सपोज कर लेते हैं ये ए कहाँ पे चला जाता है वेट लगाने के बाद, पॉइंट बी पर, और यहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वेट होगा किस साइड की ओर, नीचे की ओर, और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा कितना, टी नॉट, T0। T0 मीन्स जब वेलोसिटी 0 है तब उसका टेंशन। ठीक है, और बहुत ही सिंपल, O के सामने O लिख दो आप, A के सामने A लिख दो, और सपोज कर लेते हैं ये एक्सटेंशन कितना है, A। ठीक है, A क्या है, स्टैटिकल एक्सटेंशन। स्टैटिकल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल रुका हुआ है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है, स्थैतिक है, स्थिर है, चल नहीं रहा, उस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, स्टैटिकल एक्सटेंशन। ओके, तो A रस्सी में विस्तार है, एक्सटेंशन है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और T0 क्या है, जब वेलोसिटी 0 है तब टेंशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हुक्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर सबसे पहले, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स। तो पहले तो लिखो आप, बाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज T इक्वल टू mg, विरामावस्था की स्थिति, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स। विरामावस्था का कब पता चलता है, इक्विलिब्रियम का पता कब चलता है, जब पार्टिकल रेस्ट में हो, उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0। ठीक है, तो T0 इक्वल टू mg। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हुक्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पर हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या होता है, टेंशन इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ये हुक्स लॉ होता है, लैम्डा इंटू विस्तार बटा में स्वाभाविक लंबाई, एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। तो अब देखो आप, T0 इक्वल टू क्या देगा, लैम्डा, और एक्सटेंशन कितना है, देखो आप A है, नेचुरल लेंथ प्लस टेंशन की लेंथ जो होती है A, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंशन, और अपॉन में क्या देगा, L। ओके, और इसके बाद देखो ये भी T0 है, ये भी T0 है, हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो लिखिए आप, नाउ T0 इक्वल टू mg इक्वल टू लैम्डा A अपॉन L। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ पर। कब, जब पार्टिकल कहाँ पे है, इन रेस्ट, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद हम तीसरा डायग्राम बनाएंगे कि अब देखो आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या थी, डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो मोशन करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और खींचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास पार्टिकल है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको और खींचूंगा नीचे,
और देखो अभी हाथ मेरा पकड़ा हुआ है, मैंने इसको छोड़ा नहीं है, अब इसकी वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन उसको मैंने खींच दिया और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसी जो ऊपर जा रहा है इस मोशन के बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो अब तीसरे डायग्राम के अंदर क्या होगा, पार्टिकल को और खींचना, कहाँ तक, सी तक। ठीक है, इसको पॉइंट ओ लिखिए आप, ये फिक्स है, और उसके बाद ए के सामने ए लिखो आप, बी के सामने बी लिखिए आप, और ये तीसरा पॉइंट लिखो सी। और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी, जब इसको पकड़ा हुआ है, और जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, ऊपर भागेगा ये ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये L, ये A, और हम सपोज कर लेते हैं BC इक्वल टू कितना है, B है, इसको B सपोज कर लो आप। इसको आगे और कितना खींच दिया हमने, B खींच दिया, और जैसे ही पार्टिकल को छोड़ा पार्टिकल ऊपर जाएगा, और हम सपोज कर लेते हैं C से चला और T टाइम के बाद, यानी कि C से उसको यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, T, ये सपोज कर लेना आपने को। और पार्टिकल कौन सी पोजीशन के ऊपर है, P के ऊपर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V है, टेंशन T है। वेलोसिटी 0 पर मैंने T0 लिखा था, जब वेलोसिटी है तब मैं T लिख रहा हूँ इसके अंदर, टेंशन T। और वेट इसका होगा किस साइड की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं B से P ये कितना है, x है, ये डिस्टेंस कितनी है B से P, स्मॉल x, इसको x सपोज कर लो आप। ठीक है, ये A हो गया, और ये हमारे पास L है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है तो 100% इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी। तो सबसे पहले लिखो आप इन मोशन, कहने का मतलब एट पॉइंट P, बिंदु P पर, इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, पॉइंट P पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, V है, टेंशन कितना है, T है। तो सबसे पहले टेंशन लिखिए आप। ठीक है, तो टेंशन T कब, ए पार्टिकल इन मोशन। तो देखो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स टेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, एक्सटेंशन बदल सकता है। तो जैसे आप देखो एक्सटेंशन कितना है, नेचुरल के बाद पार्टिकल, देखो आप यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर है, तो एक्सटेंशन कितना है, इन दोनों उंगलियों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्सटेंशन है, A प्लस एक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू A प्लस एक्स अपॉन L। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ये क्या है, एक्सटेंशन है, विस्तार है। क्यों, नेचुरल लेंथ O से A है। तो अब आप लोग क्या करोगे अगले स्टेप के अंदर, अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिखेंगे बिकॉज पार्टिकल इन मोशन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना। ठीक है, तो अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। तो देखो आप इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या लिखेंगे, आपके पास क्या है इस डायग्राम के अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले अपने को पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, उसी को देख करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाती है। हमारे पास है टेंशन, हमारे पास है वेट, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेंशन है, वेट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, बल होते हैं ये। ठीक है, तो जब हमारे पास फोर्स हो तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन की लेफ्ट हैंड साइड को फोर्स लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एफ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, t और mg, क्योंकि जब हम मोशन कर रहे हैं तो दो फोर्स यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को, एक टेंशन और दूसरा mg। अब इनके सामने साइन कैसे लगाओगे आप, ध्यान दो आप, साइन कैसे लगाते हैं हम डायनामिक्स के अंदर। अब देखो बहुत ही सिंपल, जो मेरी ओर आ रहा है वो क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण, और जो मेरे से दूर भाग रहा है उसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन के केस के अंदर नेगेटिव का साइन लगाते हैं और रिपल्सन के केस के अंदर प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा अट्रैक्शन, तो बहुत ही सिंपल, फिक्स पॉइंट,
जो फिक्स पॉइंट की ओर है वो अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कितना है t और रिपल्सन कितना है mg। तो अट्रैक्शन के सामने माइनस और रिपल्सन के सामने प्लस, यानी कि जो आकर्षण है फिक्स बिंदु की ओर, ठीक है, वो नेगेटिव साइन लगेगा और जो अपोजिट साइड के अंदर फोर्स है उसके सामने प्लस का साइन लगेगा। तो mg के सामने प्लस आएगा क्योंकि mg की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, o की ओर नहीं है। तो अब आपने क्या करना होगा, इसके अंदर t की वैल्यू पुट कर दो। तो लिखो आप नाउ t की वैल्यू पुट करना, दैट इज mf इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू a प्लस एक्स अपॉन एल प्लस mg, ठीक है। और अब इसको ओपन करिए आप, इस ब्रैकेट को ओपन करना, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एम एफ, राइट हैंड साइड के अंदर इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस लेमडा ए अपॉन एल, और दूसरी टर्म बनेगी माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल। ध्यान दो आप, बार माइनस है, लेमडा ए अपॉन एल, फिर माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल प्लस एम जी। इस ब्रैकेट को ओपन कर देना आप, ठीक है। और अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट का नाम लगाते हुए देखो आप, ये दोनों टर्म इक्वल हैं, यहाँ पर दोनों सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्लस और एक माइनस। और हम लोग क्या जानते हैं, अगर दो टर्म सेम हो, इक्वल हो, लेकिन अगर प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, कैंसिल कहाँ से, बाई वन, रीजन लिख देना बाई वन, इक्वेशन फर्स्ट से, बिकॉज दोनों सेम, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या लिखोगे, हमारे पास बनेगा एम एफ इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एफ इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन एम एल, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब ये किस टाइप की इक्वेशन है, एफ इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, माइनस है, कांस्टेंट है, साथ में एक्स है, और साइड में आप लिख दो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा अपॉन एम एल। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी पार्टिकल की मोशन एफ इक्वल टू माइनस म्यू एक्स हो तो ये मोशन किस टाइप की कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है आप इस कंडीशन के अंदर, वो किस टाइप की मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिख दो आप, इंप्लाइज मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, अर्थात कण की गति सरल आवर्त गति है, हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो क्यों है, कैसे है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था लास्ट आर्टिकल के अंदर कि जब रस्सी में टेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा, तो उसकी जो मोशन आएगी वो किस टाइप की आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अब देखो आप, जब भी स्ट्रिंग चाहे हॉरिजेंटल पोजीशन के अंदर हो चाहे वर्टिकल पोजीशन के अंदर हो, अगर उसमें टेंशन है तो 100% पार्टिकल की मोशन किस टाइप की होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इसके बाद फिर आइए आप, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्यों इसका टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। तो लिखिए प्लीज, नाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको टाइम पीरियड का सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ठीक है। तो अब इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर म्यू की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन रूट लेमडा अपॉन एम एल, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम एल ऊपर जाएगा, दैट इज रूट एम एल अपॉन लेमडा। ये क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस केस के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी उसका टाइम पीरियड होगा, ओके। तो इसके बाद
हाँ भी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो आप, तो देखो कितनी आएगी, लैम्डा इक्वल टू आएगा mgl अपॉन ए, mgl अपॉन ए, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखिए आप, तो टाइम पीरियड किसके बराबर बनेगा, दैट इज 2 पाई इक्वल टू रूट ml अपॉन लैम्डा, दैट इज mgl, और देखो अपॉन में a आएगा तो a कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पर, तो इसको उल्टा करके लिख दो आप। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो दैट इज 2 पाई अंडर रूट a अपॉन g। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है इस मोशन के अंदर वो कैसा बनेगा, 2 पाई अंडर रूट स्टैटिकल एक्सटेंशन अपॉन g। स्टैटिकल एक्सटेंशन वर्ड का क्यों यूज़ किया मैंने, ये कौन सा विस्तार है, कौन सा एक्सटेंशन है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, जब पार्टिकल रुका हुआ है तब विस्तार क्या कहलाता है, स्थैतिक विस्तार, स्टैटिकल एक्सटेंशन। ओके, तो टाइम पीरियड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, तो अब आइए आप, फिर इसके बाद क्या होगा, अब पार्टिकल की मोशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, देखो आप, ए और बी पर डिपेंड करेगी। ए और बी कैसे हैं, ध्यान दो आप, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया था कि वेट लगाने के बाद वेट रुका हुआ है, देखो आप, ठीक है, और अब इसके बाद अगर मैं इस पार्टिकल को कम खींचता हूं तो ये कम ऊपर जा रहा है, देखो आप, और अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा तो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा ये। ठीक है, डिपेंड करेगा बी के ऊपर। अगर बी स्मॉल होगा तो पार्टिकल ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और अगर बी बड़ा होगा तो 100% पार्टिकल क्या होगा, काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लिखिए आप, दो केस राइज होंगे यहाँ पर, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा हो और बी क्या हो, छोटा हो, और सेकंड केस क्या होगा, इफ बी ग्रेटर देन ए। तो आप पहला केस लिखिए आप, केस फर्स्ट, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए का मान बी से बड़ा हो, यानी कि ये बड़ी हो और ये टर्म क्या हो, छोटी हो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर हम इसको कम खींचेंगे तो क्या होगा, कम ऊपर जाएगा। आपके सामने देखो आप, इस कंडीशन के अंदर क्या था, पार्टिकल ए से नीचे रहेगा, देखो आप, अगर मैं इसको थोड़ा खींच के छोड़ता हूँ तो हमेशा पार्टिकल ए से नीचे रहेगा, और अगर इसको ज़्यादा खींच के छोड़ता हूँ, देखो आप, इसको ज़्यादा खींच के छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, देखो आप। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल, अगर ए बड़ा है बी छोटा है, देन पार्टिकल हमेशा ए से नीचे रहेगा, ए को क्रॉस नहीं करेगा। तो इट मीन्स इन दिस केस मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, जब ए से नीचे है तो टेंशन है, देखो आप, जब पार्टिकल ए से नीचे है तो रस्सी में क्या है, टेंशन है, और टेंशन के कारण इसकी जो मोशन बनेगी वो हमेशा क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लिख दो, इन दिस केस मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ गए आप, ए से नीचे रहने का मतलब क्या होता है, रस्सी में स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। ठीक है, और इट मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये फॉर्मूले काम आएंगे हमारे। ओके, और अगर हम इसको ज़्यादा खींचेंगे तो 100% ए को क्रॉस करेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल ए पर आएगा एक्सटेंशन ख़त्म, टेंशन ख़त्म, और टेंशन ख़त्म होने का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्लोज हो जाएगी। बट ए पर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम और देखेंगे ए पर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, अगर ए पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो 100% पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा। तो लिखो आप, सेकंड केस, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए छोटा हो और बी क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो फिर इस केस के अंदर क्या होगा, पार्टिकल ए को क्रॉस करेगा। तो फिर ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो लिखिए आप वेलोसिटी एट ए और सपोज कर लो आप वी ए लेट, ठीक है। इस केस के अंदर सपोज कर लो आप लेट वी ए इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो अब आप देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ड्राइव किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो वी, हम वी ही लिखेंगे एक बार, क्योंकि रनिंग के अंदर लिखनी है अपने को। पहले एट पी कैलकुलेट कर लें हम, v के स्थान पर v लिखें हम। म्यू हमारे पास आया हुआ है ऑलरेडी, म्यू कितना है यहाँ पर देखो आप, म्यू है लैम्डा अपॉन एम एल, लैम्डा अपॉन एम एल, और लैम्डा अपॉन एम एल को हम यहाँ से लिख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू इक्वल टू, देखो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एम जी एल अपॉन ए इंटू एम एल। तो कुल मिलाकर के देखो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, दैट इज जी अपॉन ए, ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी जी और ए की फॉर्म में। और इसके बाद ए मीन्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो यहाँ पर अपने को ए की वैल्यू पुट करनी है वो ये नहीं है, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लिखिए स्मॉल ए एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इफ वेलोसिटी जीरो। तो देखो आप क्या होगा, एक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सी पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो कहने का मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी बी सी के बराबर। एक्स का वो मान आयाम कहलाता है जब वेलोसिटी कितनी हो, जीरो हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वेलोसिटी जीरो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, वेलोसिटी जीरो कब है, सी पर है, तो बी सी इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी जीरो, ठीक है। और बी सी कितना है, बी, तो ये पुट करिए आप इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू हमारे पास जी अपॉन ए है, ठीक है। और इनटू में क्या देगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेलोसिटी एट पी, पॉइंट पी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो और इसको ए पर अप्लाई करो आप, ए पर चेक करो वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो ए पर लिखो आप एट ए, हाँ भी वेलोसिटी कितनी लिख रही है मैंने, देखो आप वी ए लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या होगा देखो आप, x, ए पर x की वैल्यू किसके बराबर है, ध्यान देना आप, बड़े ध्यान से देखना आप डायग्राम के अंदर, आप x की वैल्यू जब पार्टिकल ए पर होगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पर x धीरे धीरे कम हो रहा है, b पर x कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देखो आप कम होते होते b पर x की वैल्यू जीरो, और जीरो के बाद क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो a पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए। ये समझने वाली बात है, हर एक क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ काम आएगी। जब पार्टिकल ए पर है तो x की वैल्यू क्या है, देखो आप यहाँ से x कम होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे x की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो होगी, यहाँ पर x जीरो हो जाएगा और जीरो के बाद फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो देन x इक्वल टू माइनस ए पुट करिए आप इसके अंदर, तो हमारे पास क्या देगा, दैट इज वी ए स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करना, इक्वेशन सेकंड इम्प्लाइज इक्वल टू जी अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर देखो ये क्या कुछ बनेगा, कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा वी ए होल स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
देखो आप, -a का होल स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का माइनस ही रहेगा ही, ठीक है। और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज VA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G अपॉन A इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट A। तो अब आप ध्यान देना, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। क्यों? इसको देखिए आप, बहुत ही सिंपल, B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A, B A से बड़ा है, ध्यान दो आप, मैंने लिख दिया 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? ऐसे नहीं मान लेनी है किसी की बात भी, उसने कह दिया 0 नहीं है तो 0 नहीं होगा। आप देखो क्यों 0 नहीं है, बिकॉज B इज ग्रेटर देन A। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, B स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर होगा। तो अब आप देखो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। जो चीज़ 0 से बड़ी है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती। देखो G तो 0 हो ही नहीं सकता, A इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लग रहा था कि दोनों के बीच में माइनस का साइन है कि 0 हो जाए, तो अब आपके सामने दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, VA इज़ नॉट इक्वल टू 0, VA 0 नहीं है। तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, पार्टिकल A को क्रॉस करेगा, और A को क्रॉस करेगा तो फिर A पर तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बंद हो जाएगी। क्यों? नेचुरल लेंथ आ गई। जब पार्टिकल A के ऊपर आ गया तो सिचुएशन कौन सी आ गई, नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ के अंदर टेंशन नहीं होता, टेंशन नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बंद हो जाएगी। तो A कौन सा पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल तो ऊपर जाएगा बिकॉज वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है। तो फिर यहाँ से ऊपर हम कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हम देखेंगे पार्टिकल कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो लिखो आप इसके बाद, तो ये फैक्ट लिख देना प्लीज़ आप कि VA इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ अर्थात पार्टिकल A को क्रॉस करेगा, और जैसे ही पार्टिकल A पर पहुंचेगा, सबसे पहले तो ये बात लिखना आप, जैसे ही पार्टिकल A पर पहुंचता है एक्सटेंशन 0, एक्सटेंशन 0 मीन्स टेंशन 0, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लोज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो रीजन थे वो खत्म हो गए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी खत्म होगी यहाँ पर। तो फिर ऊपर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, VA इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, देखो आप। तो फिर आगे कितना ऊपर जाएगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखो आप, डायग्राम बनाइए आप, कौन सा पार्ट, सिर्फ ये दिखाओ आप, A to O, A O, यहाँ पर वेलोसिटी VA है एंड VA इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल C तक जाता है, C लिखा हुआ है ऑलरेडी, D लिख दो आप। हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल कहाँ तक जाता है, D तक, ठीक है। हो सकता है O तक चला जाए, लेकिन आप सपोज कर लो पार्टिकल D तक आता है। D तक आने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, टाइम इसका t1 है, हाइट इसकी h कर दो आप, कैपिटल H, तो ये दोनों हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम और हाइट। तो लिखो आप, मोशन फ्रॉम A टू D, अब आप ऐसा लिखिए, मोशन फ्रॉम A टू D, मोशन फ्रॉम A टू D, ठीक है। अब देखो A टू D का मतलब क्या होगा, अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन। आप वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर अंडर ग्रेविटी। और न्यूटन्स लॉ कहाँ पे यूज होते हैं, जब मोशन कैसी हो, अंडर ग्रेविटी हो, गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण की गति। तो A टू D, अब देखो A टू D का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके पास U होना चाहिए स्टार्टिंग, तो A स्टार्टिंग है, देखो आप, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज VA,
फिर v कितना है, लास्ट वेलोसिटी 0, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है t1, और h कितना है, कैपिटल H, और f कितना है, दैट इज -g। -g क्यों लिखा है मैंने, ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आता तो +g लिखते हैं हम, और अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो क्या लिखोगे आप, -g लिखोगे आप, ठीक है। तो अब आइए आप सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करो आप, किसके लिए, फॉर टाइम, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, v = u + ft, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, v = u + ft, इसके अंदर v की वैल्यू पुट करो आप 0, u हमारे पास कितना है, va, f के स्थान पर क्या आएगा, -g आएगा, और t के स्थान पर क्या आ जाएगा, t1, ओके। तो कुल मिलाकर के देखो आप, gt1 कितना हो गया, va हो गया। अब इसके अंदर va की वैल्यू पुट करो आप, इसको नंबर दे देना आप, देख लेना आप जो भी नंबर बने, मैंने इसको स्टार लिख दिया, बाई स्टार, ठीक है। तो gt1 = √g/a × b² - a²। और अब यहाँ से t1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए आप प्लीज़, t1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो t1 हमारे पास आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, g/ में जाएगा, दैट इज 1/g √g × b² - a²/a, ठीक है। अब देखो ऊपर अंडर रूट है, g के ऊपर, अपॉन में अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज t1 = √b² - a²/ag, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ से अंडर रूट हट के इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम होगा, कहाँ से कहाँ तक का टाइम होगा, टाइम फ्रॉम A to D। और उसके बाद हम हाइट कैलकुलेट करेंगे, और हाइट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, न्यूटन्स थर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो लिखिए आप, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ v² = u² + 2fh, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, v 0 हो गया, u² मीन्स va² + 2 × -g, f के स्थान पर -g पुट करना है, और h के स्थान पर कैपिटल H पुट करना है, हाइट, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर दो आप, 2g कैपिटल H = va², और अब इसके अंदर va² की वैल्यू पुट करो आप। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, हम लिख सकते हैं, यहाँ आ जाओ आप, ठीक है, 2gh = va², तो va² की वैल्यू है g/a × b² - a², g से g कैंसिल, तो यहाँ से h कितना आएगा, h आएगा b² - a²/2a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ए को कितना क्रॉस करेगा वो, उस हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को डिस्कस करना है, ठीक है। देखो क्या होगा कि अगर मेन चीज़ मैंने क्या कहा था, किसके ऊपर डिपेंड करेगी मोशन, किस टाइप की रहने वाली है, ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो दो केस बनते हैं लास्ट के अंदर, ए ग्रेटर देन बी हो, अगर हम कम खींचे तो कम ऊपर जाएगा, अर्थात पार्टिकल हमेशा ए के नीचे रहेगा, और ए के नीचे रहने का मतलब क्या होगा, ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, और ज़्यादा ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, ए को क्रॉस करता है, किस वेलोसिटी से क्रॉस करता है, सबसे पहले हमने उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मूला लगाते हुए, सिंपल वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, ए लास्ट पॉइंट है डायग्राम के अंदर किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो ए तक सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले अप्लाई होने हैं।
और ए के ऊपर कौन से होंगे, अंडर ग्रेविटी, न्यूटन्स के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो फिर आपने फर्स्ट लॉ से किस चीज़ को कैलकुलेट किया, टाइम, और थर्ड लॉ से किस चीज़ को कैलकुलेट किया हमने, कितना ऊपर जाता है ए को क्रॉस करते हुए। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक आकर के क्या होता है, इस आर्टिकल का कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है, हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस आर्टिकल को प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनना है, ठीक है, और लिखना है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।